नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा CGL-3 तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जा चुका है, जिसमें सचिवालय सहायक सहित कई महत्वपूर्ण और राजपत्रित पदों पर भर्ती की जानी है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग दिलो जान से तैयारी कर रहे होंगे। समय समय पर मैं अपने इस छोटे से कार्यक्रम या प्रोग्राम या क्लास वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मार्गदर्शन करता रहूँगा, क्योंकि मैं भी एक सचिवालय सहायक के तौर पर कार्य कर चुका हूँ और 5 वर्षों तक उसमें हमने सेवा दिया। सचिवालय सहायक परीक्षा में हमारा रैंक भी काफ़ी अच्छा था, जिसके कारण मनचाहा पोस्टिंग भी मिला था। तो आप लोगों को मैं समझता हूं कि मेरी ओर से कुछ मार्गदर्शन समय समय पर मिलना चाहिए। तो आज के इस मार्गदर्शन कार्यक्रम में हम बात करेंगे सचिवालय सहायकों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के बारे में। चूंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी हमें फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं कि सर कैसा रहेगा सचिवालय सहायक जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का तृतीय स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है, या इसको बिहार CGL-3 कह सकते हैं। तो इसके माध्यम से जब हम सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्त होंगे तो क्या कुछ रहेगा, वेतन भत्ते क्या रहेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी, गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और क्या क्या सारे इक्विपमेंट्स और सुविधाएं मिलेगी। तो इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और मैं समझता हूं कि एक संपूर्णता में बात कर लेते हैं और हर एक एक बिंदु पर आपको जो डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं कि आपको वेतन क्या मिलेगा, भत्ते क्या मिलेंगे और क्या सुविधाएं मिलेंगी, ताकि आप इसकी गरिमा को समझें, इसकी प्रतिष्ठा को समझें और इसके बाद आप तैयारी में लगें। इसके बारे में कोई मुगालते में ना रहें, एकदम सटीक जो सही चीज़ है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, उस पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो इन सब मुद्दों पर हम बात करने के लिए चलते हैं क्लास के बोर्ड पर। BSSC CGL-3 बिहार सचिवालय सहायक एवं अन्य पदों पर वेतन, भत्ते, आवास, गाड़ी और मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आशा है कि इस क्लास वीडियो से आपको काफ़ी संपूर्णता में जानकारी प्राप्त होगी। इससे आपके अंदर की जो जिज्ञासा है उसको शांत करने में सहायता तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आप जिस पद के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें जाना चाहते हैं, उसकी अगर पहले से जानकारी आपको रहेगी तो बाद में आपको किसी प्रकार का पछतावा नहीं होगा या फिर किसी तरह का भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। आप समझे रहेंगे, जानते हुए रहेंगे कि हमें इतना वेतन मिलेगा, इस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, और उसके बाद आप तैयारी करके उस पद को प्राप्त करेंगे। तो पहले से आप अगर पूरी तरह से जानकारी से आश्वस्त हैं तो फिर जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो आइए हम बिहार सचिवालय सहायक एवं अन्य पदों पर जो BSSC CGL-3 द्वारा निकला है तो उसके वेतन एवं भत्तों के बारे में चर्चा करते हैं। बिहार सचिवालय सेवा के वेतन एवं भत्ते की अगर बात किया जाए तो बिहार सचिवालय सेवा जो है वो पे लेवल 7 का पद है। 7 का पद, ये 7वां वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन के अनुसार से इसको लेवल 7 में रखा गया है, जबकि 6 पे के अनुसार से हम देखें तो इसे कहा जाता था 4600 का पे ग्रेड। 4600 का एक ऐसा पे ग्रेड होता है जिसमें अगर पुलिस डिपार्टमेंट में देखें तो सब इंस्पेक्टर से एक ऊंचा रैंक यानी इंस्पेक्टर का पद जो होता है उसे 4600 पे ग्रेड मिलता है। और आज के डेट में देखें तो लेवल 7 का जो वेतनमान है उसमें BDO CO आते हैं
और कई प्रकार के राजपत्रित और अराजपत्रित पदाधिकारी भी लेवल 7 में आता है। तो इस तरह से हम देखा जाए, इस तरह से हम देखें तो सचिवालय सहायक का जो वेतन है वो किसी भी पदाधिकारी से कम नहीं है। कुछ लेवल 9 के पदाधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी भर्ती होते हैं, जैसे कि बीडीओ हो गया, सीओ हो गया, बीपीआरओ हो गया, प्रखंड स्तरीय जो कई प्रकार के पदाधिकारी होते हैं, तो उनका वेतन लेवल भी 7 होता है और सचिवालय सहायक का भी वेतन लेवल 7 होता है। अब देखिए कि इसमें कितना वेतन हमें मिलेगा। तो सबसे पहले, चूंकि आप जानते हैं कि जब हमें सैलरी जो मिलती है उनमें से कुछ वेतन होता है और कुछ कटौतियां भी होती है। तो वेतन के रूप में हमें जो अर्निंग्स होता है, जो हमारा इनकम होता है, उसमें वेतन होता है, महंगाई भत्ता होता है, मकान किराया भत्ता होता है, परिवहन भत्ता होता है, चिकित्सा भत्ता होता है, और कुछ जो कटौतियां होती है। तो आज न्यू पेंशन स्कीम का जमाना है, तो एनपीएस के रूप में कुछ कटौतियां होती है और कुछ ग्रुप बीमा के रूप में कटौती होता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे कि वेतन एवं भत्ते में अर्निंग्स क्या होता है, हमारी आय क्या होती है। आय के रूप में सबसे पहले जो मूल वेतन है, मूल वेतन, तो मूल वेतन आता है। तो मूल वेतन कितना है, तो लेवल 7 का मूल वेतन, इसका अगर लेवल 7 का मूल वेतन देखें तो इसका कितना है, तो 44,900 रुपया इसका मूल वेतन है, लेवल 7 का मूल वेतन। लेवल 7 में कोई भी पदाधिकारी हो उनका मूल वेतन यही होगा, 44,900। प्रत्येक साल 1 जुलाई को इसमें इंक्रीमेंट लगता है और ये इंक्रीमेंट के अनुसार से ये दूसरा पे ग्रेड में चला जाएगा। आप इसको इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से पे लेवल इसका बढ़ता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चले आइए तो महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का अभी जो रेट है वो 34% है। ये समय समय पर बढ़ते रहता है। यह पूरी तरह से इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की जो दर है या महंगाई की जो दर है उसके आधार पर यह बढ़ते रहता है। इससे पहले यह 31% था, 31% था, अभी 34% हुआ। और यह जो महंगाई भत्ता है हर साल 2 बार इसमें वृद्धि की जाती है। एक बार अप्रैल के महीने में वृद्धि होती है जो कि जनवरी से लागू होता है, और दूसरा जो होता है वो सितंबर या अक्टूबर में वृद्धि की जाती है जो कि जुलाई महीने से लागू होता है, यानी 3-4 महीना पहले से लागू होता है। और इसमें हर साल 5 से लेकर 7% तक जो है वो महंगाई भत्ता के रूप में बढ़ोतरी होती है। तो अगर 34% महंगाई भत्ता के हिसाब से देखा जाए तो आपको 44,900 में से 15,266 रुपया जुड़ जाएंगे महंगाई भत्ता के रूप में। उसके बाद तीसरे नंबर पर चलाइए मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस की अगर बात करें तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे कि अगर शहर की बात करें तो क्लास बी, इसमें भी सिटी के तौर पर बांटा गया है। कुछ क्लास ए होते हैं, तो बिहार में कोई भी सिटी जो है वो क्लास ए सिटी नहीं है। बिहार में क्या है, तो बिहार में पटना एकमात्र जो है क्लास बी सिटी है, तो जिसका कि एचआरए रेट जो है वो 16% है। और पटना छोड़कर विभिन्न जिला मुख्यालयों में जो एचआरए मकान किराया भत्ता का जो रेट है वह रेट है 8%। और बाकी जिला मुख्यालय से इतर कोई अगर प्रखंड मुख्यालय है और छोटा शहर है या ग्रामीण इलाका है तो वहां पर 4% मकान किराया भत्ता दिया जाता है। तो चूंकि सचिवालय सहायक है और सचिवालय सहायक की पदस्थापना वो मैक्सिमम क्या होता है, तो पटना में ही होता है। सचिवालय सहायक की पदस्थापन यानी पोस्टिंग मैक्सिमम पटना में होता है, क्योंकि सचिवालय पटना में है। और पटना के अतिरिक्त देखें तो 9 कमिश्नरी जो है बिहार में, तो 9 कमिश्नरी में कुछ कुछ पद होते हैं, परंतु घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कमिश्नरी में वही जाना चाहते हैं जिनका घर आसपास में नज़दीक हो या उस शहर में हो, तो वो अपना आवेदन देकर रिक्वेस्ट करके अपना पोस्टिंग करवाते हैं। तो अधिकांश लोगों का पटना ही पोस्टिंग होगा। और पटना में जो बिहार के किसी भी शहर की अपेक्षा पटना का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यहाँ की जीवन शैली है, यहाँ पर जिस प्रकार से रोड है, बिजली है, जो चिकित्सा सुविधाएं हैं,
जो स्कूलिंग सिस्टम है, कोचिंग क्लासेज है, उसके हिसाब से लोग पटना में रहना चाहते हैं ताकि फ्यूचर उसका ब्राइट हो और बाल बच्चे का अच्छा रहन सहन हो, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया हो। तो इस लिहाज से सचिवालय सहायक का ज़्यादातर पोस्टिंग, यानी एक तरह से कह सकते हैं जितने भी सचिवालय सहायक होते हैं उनमें से 98% का पोस्टिंग जो है वो पटना में ही होता है। तो बहुत हद तक संभावना रहता है कि आपका पटना में ही पोस्टिंग हो जाएगा। और अगर पटना में पोस्टिंग हो गया तो आपको यहाँ पर 16% के एचआरए के दर से 7,184 मकान किराया भत्ता आपको मिलेगा इस मूल वेतन का, 16%। यानी एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि 44,900 अभी आपका मूल वेतन है। जब आप ज्वाइन करेंगे तब की बात हम कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी सेवा बढ़ती जाएगी प्रत्येक साल इसमें इंक्रीमेंट लगते जाएगा और मूल वेतन पर जो इंक्रीमेंट लगेगा और उसके बाद जो मूल वेतन बनेगा उसी पर ये सारा चीज कैलकुलेट होगा, 34% हो या 16%। तो ये है। उसके बाद क्या है, तो 7,184 मकान किराया भत्ता हो गया। उसके बाद दूसरा जो कि आप ऑफिस आते जाते हैं रिक्शा से या फिर मोटरसाइकिल से तेल भराते हैं, तो उसके लिए सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, यानी इसको कह सकते हैं शहरी परिवहन भत्ता। शहरी परिवहन भत्ता तो सभी के लिए, जो पदाधिकारी लेवल है लेवल 7 के लिए, तो उसका 3,000 रुपया फिक्स है, ठीक है। और बाकी जो उच्च लेवल के पदाधिकारी हैं, लेवल 11 के जो पदाधिकारी हैं उनको 4,000, और बाकी जो इससे नीचे हैं तो उनको जो है 1,000 है। तो लेवल 7 वाले को 3,000 रुपया, और 3,000 पर जो डीए है यानी 34% का डीए, तो इसको अगर हम देखें तो कुल मिला के 4,020 रुपया आपको शहरी परिवहन भत्ता के रूप में जुड़ेंगे। और इसके अतिरिक्त 1,000 रुपया आपको प्रति महीना जो है वो आपके सैलरी में जुड़ जाएगा। क्या चीज के लिए, तो चिकित्सा भत्ता यानी मेडिकल अलाउंस के लिए 1,000 रुपया बढ़ जाएगा। ये आउटडोर के लिए है। और अगर आप किसी कारण इंडोर में भर्ती होते हैं तो इंडोर में आपके इलाज पर हुए सारे खर्च का वहन जो है वो बिहार सरकार करेगी। उस जो भी आपका खर्च हुआ उसका आप बिल जब सबमिट करेंगे तो बिल की प्रतिपूर्ति जो है तो वो उसका बिहार सरकार करेगी। तो इस तरह से जो अर्निंग्स है, इस अर्निंग की हम बात कर रहे थे, कितना पैसा आपके खाता में जुड़ेगा वेतन के रूप में। तो कुल वेतन अगर देख लें ग्रोस सैलरी, तो ग्रोस सैलरी क्या हो जा रहा है, तो ग्रोस सैलरी यहाँ देखिए कि 72,370 रुपया ये हो जा रहा है आपका ग्रोस सैलरी, ठीक है। यानी 72,370 रुपया आपका ग्रॉस वेतन हो गया। अब इसमें से कुछ कटौतियां भी हैं। कटौतियां कितना होगी, तो कटौती को अगर देखें तो इसमें 2 प्रकार की अभी फिलहाल आपका कटौती होगा। एक तो होगा अंशदायी पेंशन, अंशदायी पेंशन यानी एनपीएस। एनपीएस के रूप में ये कितना है, तो एनपीएस के रूप में आप देख सकते हैं कि आपका जो सैलरी है जितना भी, यानी इस सैलरी में क्या क्या जुटेगा, तो ये जुटेगा आपका वेतन, ये वेतन और महंगाई भत्ता, ये दोनों जोड़ के जितना पैसा होगा उसका 10% आपके तरफ से एनपीएस में जमा किया जाएगा। और बदले में पहले 10% सरकार जमा करती थी, अब जो है 14% जो है वो सरकार भी आपके खाते में जमा करेगी। और इस तरह से प्रत्येक महीना 6,016 रुपया इस वेतनमान पर, जो 44,900 का वेतनमान है उस पर 6,016 रुपया प्रति महीना आपका कटौती होता जाएगा। जैसे जैसे इंक्रीमेंट आपका लगेगा और ये वाला मूल वेतन बढ़ेगा और फिर जो है डीए बढ़ेगा, तो उसी अनुसार से इसमें भी कटौती होता जाएगा, क्योंकि ये दोनों जोड़कर 10% जो होता है वो काटा जाता है। और प्रत्येक महीना 60 रुपया वो ग्रुप बीमा के रूप में कटेगा। तो अगर इन दोनों को घटाते 72,370 में से अगर हम 6,016 और 60 रुपया घटा दें तो आपका जो है शुद्ध वेतन बनता है कितना, तो 66,294 रुपया, 66,294 रुपया नेट पेमेंट बनेगा। परंतु अब इसमें से भी है कि अगर आप इनकम टैक्स तो चूंकि भरना है, तो इनकम टैक्स के रूप में कुछ टीडीएस जो है लोग काटते हैं, जो डीडीओ होता है जो आपका वेतन बनाता है, वेतन का भुगतान करता है, वो टीडीएस के रूप में काटता है। ये अपना मर्जी पर है, लेकिन सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि 2,000 से 10,000 के बीच या कोई ज़्यादा भी अपना टीडीएस कटवाते हैं। तो अगर आप 2,000 पर मंथ टीडीएस कटवाते हैं तो 2,000 इसमें से माइनस हो जाएगा
तो एक तरह से 64,000 आपका जो है वेतन शुद्ध रूप में आएगा। ये 64,000 जो वेतन आपको विशुद्ध रूप से आपके हाथ में आएगा, यह एक अच्छी खासी अमाउंट है। किसी भी प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो इसी को काफी सारे जोड़ जाड़ के वो पैकेज बनाते हैं, 10 लाख 12 लाख का पैकेज। अगर हम सारा जोड़ दें जितनी सुविधाएं मिलती है तो उसके अनुसार से उससे कहीं ज्यादा है। तो ये अच्छी खासी रकम है। इस पैसे से आप ना सिर्फ जीवन निर्वाह कर सकते हैं, बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं, माता पिता को देख सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, और छोटी छोटी ख्वाहिशें जो है उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेतन। वेतन जो है 44,900 का मूल वेतन है, और कुल रूप से अगर सारा चीज काट दें तो आपके हाथ में, इनकम टैक्स भी हटा दें, तो 64,000 रुपया आपके खाते में आ जाना है। यानी 64,000 आपको वेतन अगर आज के डेट में पोस्टिंग होता है तो मिलेगा। परंतु अगर आप अगर देखें कि अभी तो इसका वैकेंसी निकला है, फिर पीटी का एग्जाम होगा, जनवरी फरवरी में पीटी का एग्जाम होगा, और फिर आगे जाके मेंस का एग्जाम पता नहीं कब होगा, हो सकता है जून जुलाई तक मेंस का एग्जाम हो 2023 में, और आपकी पोस्टिंग होते होते हो सकता है कि 2023 में ना हो के 2024 हो जाए। तब तक जो है महंगाई भत्ता बढ़कर ये 34% देख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये जाके उस समय 70 72 75 या 80% तक हो जाए। तो निश्चित तौर पर उस समय जो वेतन, ये जो 64,000 है, ये आपका जो है सीधा 84,000 तक में भी जा सकता है। तो ये वेरिएबल होता है वेतन, हर महीना, हर 6 महीना, साल भर में, यानी हर 3-3 महीना में रखिए कि ये बदलते रहता है। अब है कि सुविधा क्या मिलेगी, तो सुविधा में बहुत सारे लोग सुविधाओं की भी बात करते हैं, वेतन के अलावे क्या मिलेगा। तो वेतन के अलावे जो सुविधाओं में सबसे प्रमुख सुविधा है कि भाई घर मिलेगा कि नहीं, यानी बंगला मिलेगा कि नहीं। तो बंगला के संदर्भ में आप देख लीजिए, ये जो आवास है, तो आवास के संदर्भ में बात करें तो बिहार सरकार के कुछ क्वार्टर बने हुए हैं, कुछ आवास हैं, आवास बने हुए हैं, परंतु आवास बहुत थोड़े हैं और कर्मचारी ज्यादा है पटना में। तो आपको अप्लाई करना होगा, और आपका एप्लीकेशन नंबर में लग जाएगा, और कंप्यूटराइज सिस्टम से नंबर लगता है, और उस नंबर के मुताबिक 2 साल 3 साल 4 साल में जैसे जैसे आवास खाली होता जाएगा, आपको आवास का अलॉटमेंट हो जाएगा। या कोई किन्हीं कारणवश अगर छोड़ता है या किसी का ट्रांसफर होता है तो ये अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आवास है, हालांकि पर्याप्त मात्रा में आवास नहीं है, परंतु आप अगर आवास लेना चाहें तो 2-3 साल बाद आपको बिहार सरकार का आवास मिल जाएगा। और आवास मिलेगा तो ऐसी स्थिति में जो आपका एचआरए है, एचआरए उधर जो बताए थे लगभग 7,000 कुछ के आसपास जो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, एचआरए मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एचआरए ले लेते हैं और किसी प्राइवेट बिल्डिंग में भी रहते हैं। वाहन की बात करें तो वाहन, यहाँ पर वाहन सुविधा सचिवालय सहायकों को नहीं है, किसी प्रकार की आपकी गाड़ी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लेवल 7 और लेवल 9 के पदाधिकारी भी हैं जिनको की वाहन सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ आप खुद मोटरसाइकिल खरीदिए या फिर आप कार खरीद सकते हैं। इसके लिए बैंक आपको लोन दे देगी। बैंक का जो निर्धारित ब्याज दर है गाड़ी पर 7% से लेकर 8-8.5% तक, तो लोन आपको मिल जाएगी, और इस तरह से वाहन आप अपना खरीद सकते हैं। गार्ड की जहां तक बात करें तो गार्ड भी आपको पर्सनल नहीं दिया जाएगा। जो आप जब ऑफिस में रहेंगे तो वहां पर कुछ गार्ड हो सकते हैं जो कि आपके साथ आना जाना कर सकते हैं, या फिर वहां पर बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी रहते हैं जिनकी आप सेवा आपात परिस्थितियों में ले सकते हैं। पर्सनली गार्ड यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब क्या क्या मिलेगा, तो इनमें से आप देख लिए कि आवास की भी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि थोड़े से आवास हैं, और बहुत सारे लोग आवास हैं भी तो आवास में रहना नहीं चाहते हैं। वाहन नहीं मिलेगा, गार्ड नहीं मिलेगा। तो मिलेगा क्या, तो आपकी जहाँ पदस्थापना होगी वहाँ कंबाइंड डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेंगे, यानी 2-3 सचिवालय सहायक पर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा जो आपको कंप्यूटर आधारित कार्यों में मदद करेंगे। यानी आपको लेटर बनाना है, लेटर टाइप करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये सब में डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको मदद करेंगे और ये काम करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको आईटी बॉय मिलेंगे। आईटी बॉय, ये चूंकि अब भर्ती कम हो रही है तो 4th क्लास जो परिचारी हैं, जिनको कि पहले चपरासी कहा जाता था, तो परिचारी का भर्ती बंद हो गया है, तब आईटी बॉय हैं, और आईटी बॉय ही आपको सारा काम करेंगे। ये आपका थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी कर देंगे, ये आपके लिए चाय पानी की भी व्यवस्था कर देंगे, और जो भी कहेंगे ये जो लीगल ऑर्डर है वो आपको मानेंगे। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक, चूंकि कंप्यूटर आधारित काम है, तो प्रत्येक सचिवालय सहायकों को
एक एक कंप्यूटर भी दिया जा सकता है। कहीं पर अगर कंप्यूटर की कमी है तो नहीं भी दिया जा सकता है, परंतु जो है कंप्यूटर भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से सचिवालय सहायक की जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसको हमने एक झलक देखा। आगे हम इसी मुद्दे पर विभिन्न प्रकार के जानकारियों को लेकर आते रहेंगे। और अभी तक मेरा निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम अपनी सभी जानकारी जो सही समय पर है आपके समक्ष साझा करते रहें और आपको लाभान्वित करते रहें। तो यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सचिवालय सहायक बहुत ही अच्छा जॉब है, उसकी आप तैयारी कीजिए और यह आपके आगे की राह भी खोलेगा। आप सचिवालय सहायक के बाद यूपीएससी कर सकते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप पटना में रहेंगे, सारा सुविधा है। और दूसरी बात जो है कि यहाँ पर आपको जो ऑफिस है वो ऑफिस 5 ही दिन का है। जितना भी कमिश्नरी को छोड़ दिया जाए तो बिहार के जितने भी सचिवालय हैं, 44-45 डिपार्टमेंट हैं, सभी में सचिवालय सहायकों की पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर 5 ही दिन ऑफिस है, सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार रविवार को ऑफिस बंद रहता है, सचिवालय बंद रहता है। ये 2 दिन आप फ्री हैं और इस 2 दिन में आप किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, कहीं घूम फिर सकते हैं परमिशन लेकर, क्योंकि मुख्यालय छोड़ने का परमिशन लेना होता है। अपने परिवार को समय दे सकते हैं, अपने बाल बच्चों को समय दे सकते हैं, अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, या जीवन का जो भी आप पहलू हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो ये 2 दिन का बहुत अच्छा लाभ होता है। और इसके अतिरिक्त जितने भी राजपत्रित और अराजपत्रित अवकाश होते हैं उसे भी आपको समय समय पर अवेल होता है। और इसके अतिरिक्त मैं बात करूं छुट्टी का, तो छुट्टी जो है वो आपको 12 CL 12 आकस्मिक अवकाश आपको एक साल में मिलेगा। और प्रत्येक 11 दिन पर एक उपार्जित अवकाश जमा होता है आपके खाते में। उस हिसाब से देखें तो एक साल में 33 EL यानी उपार्जित अवकाश आपके खाते में जमा हो जाएगा। और ये लगातार जमा होते रहता है। अगर आपका 33 दिन एक साल में हो गया, दूसरे साल में, इस तरह से करते करते 10 साल में आपके खाते में 330 दिन जमा हो सकता है। और इसको आप ले सकते हैं एक साथ, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना का भी छुट्टी ले सकते हैं। और अगर आप पूरे सर्विस काल में छुट्टी नहीं लिए हैं, 300 दिन का छुट्टी अगर बच गया, तो जब आप रिटायर करेंगे, रिटायरमेंट के समय में 300 दिन का उस समय के रेट के हिसाब से जो आपका वेतन होगा वो वेतन रिटायरमेंट के समय में जोड़कर दिया जाएगा। यानी 10 महीने का वेतन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा छुट्टी के एवज में। तो ये काफी। और इसके अतिरिक्त मेडिकल लीव भी होता है, मेडिकल लीव भी जमा होता है। परंतु ये क्या है कि मैक्सिमम आप पूरे सर्विस पीरियड में 6 महीना यानी 180 दिन का मेडिकल लीव ले सकते हैं। संपूर्ण वेतनमान के साथ इसको ले सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रावधान थे। तो आएंगे हम फिर अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।